हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल जीके एवरीडे। तो आज मैं आपको बताऊंगी मौलिक अधिकारों के बारे में, पार्ट थर्ड। अगर आपने मेरा पार्ट सेकंड नहीं देखा है तो ऊपर आ रही लिंक के थ्रू आप मेरा पार्ट सेकंड देख सकते हैं, जिसमें मैंने भारतीय संविधान की प्रस्तावना के बारे में बताया है। तो आइए शुरू करते हैं हम। मौलिक अधिकार तो क्या होते हैं मौलिक अधिकार? सबसे पहले तो ये तो क्या है कि भारतीय संविधान का जो मूल आधार है ना, उसे क्या बताया गया है, किसको बताया गया है? मौलिक अधिकार को। मतलब क्या है, ये एक विशेषता है मौलिक अधिकार, जिसमें क्या कहा गया है कि अगर मतलब इसमें आम जो भारतीय नागरिक है ना, उनको क्या अपरिहार्य रूप से क्या है, मौलिक अधिकार प्राप्त किए गए हैं, मतलब दिए गए हैं उनको मौलिक अधिकार। तो हमारे भारतीय संविधान में कितने मौलिक अधिकार हैं? 7 मौलिक अधिकार है। पर क्या है कि 7 मौलिक अधिकार में से एक मौलिक अधिकार हटा दिया गया है। वह मौलिक अधिकार है संपत्ति का आधार। जो मौलिक अधिकार है वह था संपत्ति का आधार। तो इसे किसके द्वारा हटाया गया है? संशोधन के द्वारा, मतलब 44वें संशोधन के द्वारा 1978 में इस अधिकार को हटा दिया गया। क्यों? क्योंकि ये संपत्ति का अधिकार जो है वो हर किसी को प्राप्त नहीं हो सकता, क्योंकि ये जो संपत्ति का अधिकार है वह संवैधानिक व कानूनी रूप से है। जो कि इस संपत्ति के अधिकार में क्या होता है कि जो सरकार है ना, वो हर किसी को क्या है, हर किसी को ना संपत्ति का अधिकार प्रदान नहीं कर सकती, क्योंकि संपत्तियां 2 टाइप्स की होती है, सार्वजनिक व निजी। तो निजी और सार्वजनिक जो होती है ना, तो उसमें संपत्ति के अधिकार को हटा दिया गया है। किसके जरिए? अनुच्छेद 300 के जरिए इसको हटा दिया गया है। तो आइए हम फिर मैं आपको बताती हूँ कि सबसे पहले मौलिक अधिकार जो कि कौन से अनुच्छेद में है। तो अनुच्छेद भाग 3 के, मतलब संविधान के भाग 3 के अनुच्छेद 12 से 35 में क्या है, मौलिक अधिकार सारे जो है ना वो दिए हुए हैं। तो एक तो मौलिक अधिकार हट गया था, तो कितने बचे? 6 मौलिक अधिकार बचे हैं। ठीक है। तो सबसे पहले जो मौलिक अधिकार है वह है समानता का अधिकार। तो क्या होता है समानता का अधिकार? सबसे पहले तो ये है, तो समानता के अधिकार में होता है जिसमें भारतीय संविधान में लिखा गया है, निहित है कि समानता का अधिकार वह होता है जिसमें समस्त रूप से कानून, चाहे वो धर्म हो, शिक्षा हो, जाति हो, जन्म हो, स्थान हो, सभी आम नागरिक को क्या है, समानता का अधिकार प्राप्त है। तो समानता का अधिकार में क्या है, इस अधिकार में क्या है, सभी लोगों को, आम नागरिक को समानता का अधिकार प्राप्त होता है। अब ये किस अनुच्छेद में दिया गया? अनुच्छेद 14 से 18 तक। 14 से 18 तक का जो अनुच्छेद है ना भारतीय संविधान में, उसमें 14 से 18 तक में क्या है, समानता का अधिकार प्राप्त है। किसमें? किसको? भारतीय नागरिकों को समानता का, जिसमें समान रूप से कोई धर्म, जाति वगैरह का कोई भेदभाव नहीं किया जाता है इस अधिकार में। ठीक है। उसके बाद में नेक्स्ट जो अधिकार है वो है स्वतंत्रता का अधिकार। तो सबसे पहले तो क्या होता है स्वतंत्रता का अधिकार? तो क्या है, भारतीय संविधान में क्या है, जो प्रस्तावना तैयार की गई ना, तो उसमें लिखा गया है कि जो धर्म है या विचार है, धर्म, विचार, उपासना, इन सब में क्या है, स्वतंत्रता का अधिकार है। मतलब एक आम नागरिक जो है वो स्वतंत्रतापूर्ण अपना जीवन व्यापन करने के लिए स्वतंत्र है। वो चाहे वो शिक्षा का अधिकार से रिलेटेड हो या वो धर्म से हो, किसी भी चीज से स्वतंत्र रूप से वह क्या कर सकता है, अपने सारे काम कर सकता है, उसको कोई रोक टोक नहीं होती है। और इसको किस अनुच्छेद में रखा गया है? तो अनुच्छेद 19 से 22 तक में क्या है, स्वतंत्रता का अधिकार क्या है, निहित है, मतलब है इस अनुच्छेद के द्वारा 19 से लेके 22 तक में। ठीक है। उसके
अधिकार। तो क्या होता है शोषण के विरुद्ध? मतलब क्या होता है, जब भारतीय संविधान में जब एक व्यक्ति द्वारा दूसरे व्यक्ति का शोषण किया जाता है, कैसे? शारीरिक व मानसिक रूप से जब शोषण किया जाता है तो उसमें क्या होता है कि एक आम नागरिक को क्या है, अगर वो किसी का शोषण करता है ना श्रम के प्रति भी, तो उसको क्या है, अपराधजनक है, अपराध या दंडनीय है वो, तो उसको क्या मिलता है, अपराध मिलता है उस चीज का, शोषण के विरुद्ध अधिकार में। तो इसमें कौन सा अनुच्छेद है? तो इसको हम, इसका अनुच्छेद है, रखा गया है जिसमें अनुच्छेद 23 से 24। 23 से 24 में शोषण के विरुद्ध का अधिकार दिया गया है अनुच्छेद में 23 से 24। ठीक है, शोषण नहीं होना चाहिए, नहीं तो क्या होगा, मतलब जैसे इसमें क्या होता है, जब 14 वर्ष से कम, 8 से 14 वर्ष के किसी भी बच्चे को कारखाने में जब काम कराया जाता है ना, तो उस पर भी अपराध लगता है और जेल होती है बाकायदा। ठीक है, उसके बाद में नेक्स्ट अधिकार है चौथा, जो है धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार। तो क्या होता है धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार? क्या होता है इसमें? क्या होता है, जब किसी भी धर्म, जाति, जब कोई भी व्यक्ति, भारत का आम नागरिक किसी भी धर्म को अपनाता है, तो वो उस धर्म में उसका क्या होना चाहिए, पहला तो स्थान में होना चाहिए कि वो अपने धर्म की, उसके प्रचार की, उसकी लिपि की क्या करे, वो खुद स्वयं क्या करे, सुरक्षा करे। धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार कहलाता है वो। उसमें क्या होता है, धर्म क्या होता है कि अगर भारत के आम नागरिक को ये प्राप्त है अधिकार कि वो अपने थ्रू एक धर्म से दूसरे धर्म को परिवर्तित कर सकता है, लेकिन अगर वो परिवर्तित करता है तो वो किसी और धर्म की अवहेलना यानी कि बुराई भी नहीं कर सकता। ठीक है, हर कोई एक दूसरे के धर्म की क्या करेगा, इज्जत सम्मान देगा। ठीक है, ये होता है धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार। अब इसे किस अनुच्छेद में रखा गया है? तो अनुच्छेद के 'तो भारतीय संविधान के भाग 3 में जो तीसरे में रखा गया है, 25 से 28 तक में इसको रखा गया है। किसको? धार्मिक स्वतंत्रता के अधिकार को, कि धर्म के प्रति कोई अवहेलना चाहिए, सबके धर्म एक दूसरे के धर्म की क्या करे, सम्मान करे, और परिवर्तन अगर कोई करता भी है तो उसका प्रचार करे, उस धर्म की स्थापना करे जिससे वह पहचाना जा सके। ठीक है, उसके बाद में नेक्स्ट जो धर्म है, पांचवा जो धर्म है, अधिकार है, सॉरी, वो है संस्कृति और शिक्षा का अधिकार। तो क्या होता है संस्कृति व शिक्षा का अधिकार? तो सबसे पहली बात तो है, जब कोई भारत का आम नागरिक किसी संस्कृति से रिलेटेड होता है, किसी जाति होगी तो उसमें संस्कृति होगी, संस्कृति तथा शिक्षा होती है, तो उसे क्या, उस संस्कृति को बढ़ाने का, मतलब संस्कृति होगी तो उसको बढ़ाने का अधिकार प्राप्त है। और उसके बाद में शिक्षा, जिससे वह है, तो चाहे वो स्त्री हो या पुरुष हो, दोनों को क्या है, शिक्षा प्राप्ति का अधिकार है मूल रूप से, चाहे वो किसी भी धर्म से हो, जाति से हो, उच्च वर्ग से हो या निचली जाति से हो, उच्च या निम्न वर्ग से हो, दोनों को संस्कृति और शिक्षा का अधिकार प्राप्त है मूल रूप से। इसमें कोई भेदभाव नहीं किया गया है। तो ये किस अनुच्छेद में है? अनुच्छेद 29 से। तो जो संस्कृति और शिक्षा का अधिकार है ना, वो अनुच्छेद 29 से 30 तक में निहित है कि कोई भी भेदभाव नहीं करेगा इस संस्कृति और शिक्षा के जो अधिकार में। ठीक है, इसके बाद में नेक्स्ट छठा जो अधिकार है, संवैधानिक औपचारिकता का अधिकार, उपचारों का अधिकार। तो ये क्या होता है संवैधानिक? तो इसमें क्या होता है कि भारतीय संविधान में इसको क्या माना गया है, एक मूल अधिकार माना गया है। अब ये क्यों? क्योंकि क्या है कि जब कोई व्यक्ति अपने मूल अधिकारों की प्राप्ति या मांग करता है, तो ये संवैधानिक जो उपचार है ना, उसमें क्या है, ये एक कानून है। तो इसमें क्या होता है,
सर्वोच्च न्यायालय तथा उच्च न्यायालय, मतलब न्यायपालिका तथा कार्यपालिका दोनों निहित होती है। अगर न्यायपालिका कोई कार्य को न्यायपूर्ण अगर मांग को पूरा भी कर देती तो कार्यपालिका क्या करती है, उस कानून की देखरेख करती है। अगर उस कानून में 6 मौलिक अधिकार जो मैं बता रही हूँ आपको, अगर वो निहित नहीं होते हैं तो उसकी मांग को क्या कर दिया जाता है, निरस्त, उसकी मांग नहीं मानी जाती है। किसकी, आम नागरिक की मांग। तो ये कौन सा अधिकार है, संवैधानिक अधिकार, जो उपचारों में ये अधिकार निहित है। अब ये किस अनुच्छेद में है, तो ये है अनुच्छेद, इसका है 32वें अनुच्छेद में ये संवैधानिक उपचारों के अधिकार में ये निहित है, ये मौलिक अधिकार। तो इसमें क्या होता है, डॉक्टर भीमराव अंबेडकर है ना, उन्होंने भी ये माना है, मतलब संवैधानिक जो उपचारों का अधिकार है उसमें माना है कि ये एक संविधान की क्या है, हृदय तथा आत्मा कहलाया है ये अधिकार, संवैधानिक अधिकार। क्यों, किसके द्वारा, अनुच्छेद 32 के द्वारा कहलाया है। ठीक है, तो इसी तरीके से हमारे जो आज के मौलिक अधिकार है वो छह जो है मूलतः रूप से कितने हैं, 6 हैं। तो ये पूरे होते हैं। तो दोस्तों, अगर आपको मेरा वीडियो पसंद आया हो तो प्लीज लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए एंड सब्सक्राइब कीजिए एंड बेल आइकन को क्लिक करना ना भूलें। आज के लिए इतना ही।